प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सेनापति को पढ़ रहे थे। सेनापति के श्लेष वर्णन के 2 पद हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। आज उनके श्लेष वर्णन के अंतर्गत 2 और पदों की हम व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पद, देखें क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तर वर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाह चाही बोही चित्त धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, ग्रीसम विषम बर सकिसम कर्यो है। श्लेष वर्णन के अंतर्गत प्रत्येक पद के 2 अर्थ निकलते हैं। इस आधार पर इसमें कवि ने श्लेष वर्णन के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का चमत्कारिक वर्णन किया है। तो आइए पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ। देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि ग्रीष्म ऋतु में देखें क्षिति अंबर, क्षिति यानी धरती और आकाश तक जहाँ भी दिखाई देता है, जले हैं चारी ओर छोर, इसके ओर छोर चारों ओर जो है भयंकर गर्मी से जलते हैं। तिन तर वर सब ही को रूप है, और भयंकर ग्रीष्म ने तृण और वृक्षों के रूप का हरण कर लिया, अर्थात भयंकर ग्रीष्म के कारण घास और वृक्षों की हरितिमा को चुरा लिया है और वह सूख गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चली, और महाझर का अर्थ है लपटे या लू। भयंकर गर्मी की ऋतु में भयंकर लुएं चलती है और दव की होती चले, और वह दावाग्नि की भांति जलाती है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और बादलों से आने वाली गर्म वायु से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि शरीर को तपाया जा रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, दारुण तरनी और सूर्य जो है वो अत्यधिक भयंकर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अत्यधिक प्रचंड रूप से तप रहा है। तरे नदी सुख पावे सब, और इस भयंकर सूर्य की तपन से बचने के लिए मनुष्य नदी में तैर करके उसके शीतल जल से सुख प्राप्त करता है। सीरी घन चाह चाही बोही चित्त धर्यो है, और शीतल और घनी ठंडी छाया को मन में धारण करने की अभिलाषा करते हैं, अर्थात भयंकर ग्रीष्म से बचने के लिए मनुष्य शीतल और पेड़ पौधों की ठंडी छाया के भीतर रहने की इच्छा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता का चातुर्य तो देखिए कि मैंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान किया है। अब इसका दूसरा अर्थ जो है वो वर्षा ऋतु के पक्ष में हम देखते हैं। तो वर्षा ऋतु के पक्ष में इसका अर्थ देखिए, देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि जहाँ तक धरती और आकाश में जहाँ तक दृष्टि जाती है, जले हैं चारी ओर छोर, चारों ओर प्रत्येक छोर पर जल ही जल व्याप्त है। तिन तर वर सब ही को रूप है, और भयंकर जल वृष्टि ने वृक्षों और घास के रूप सौंदर्य को नष्ट कर दिया, अर्थात उनको उखाड़ दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, और महाझर मतलब अत्यधिक झड़ी, वर्षा की झड़ी आकाश से लगी हुई है, और यह क्रम भादव के महीने तक चलता रहेगा। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और वायु से और बादलों से निकलने वाली शीतल वायु ऐसा लगता है मानो कि शरीर पर जल सिंचन कर रही है। सेक मतलब अभिषेक या सिंचन करती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, वर्षा की इस ऋतु में
दारन तरनी तरे नदी, नदी को नाव पर बैठकर पार करना अत्यधिक मुश्किल है, भयंकर है। तरनी यानी सूर्य और तरनी यानी नाव, अत्यधिक मुश्किल है। सुख पावे सब सीरी घन, चाह चाही बोही चित्त धर्यु है। और वर्षा के इस मदमस्त वातावरण में सभी मनुष्य अत्यधिक आनंदित होते हैं और जल के सिंचन से बचने के लिए शीतल और घने वृक्षों की छाया में रहने की इच्छा करते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता का चातुर्य तो देखिए कि मैंने वर्षा ऋतु का वर्णन भयंकर ग्रीष्म ऋतु के समान किया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कवि ने श्लेष के आधार पर प्रत्येक पद के प्रत्येक पंक्ति के दो दो अर्थ किए हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो हर एक शब्दों में कौन कौन से दो अर्थ है मैं आपको बता देती हूँ। तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। रूप हर्यो में ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में तो कि इनकी हरितिमा को सोख लिया है और इन्हें सुखा दिया है, और वर्षा ऋतु के संदर्भ में कि भयंकर जल वृष्टि ने इन्हें उखाड़ दिया है। महाझर, महाझर मतलब झर यानी लुएं या गर्म लपटें, और झर यानी वर्षा की झड़ी। इसी प्रकार भादव की, भादव मतलब भादव का महीना, और भादव मतलब दावागिनी। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। सेक मतलब एक सेक का अभिप्राय है तपाना, और एक सेक दूसरा अर्थ है इसका जल सिंचन करना। तरनी के भी दो अर्थ निकलते हैं, तरनी यानी नौका और तरनी यानी सूर्य। तो इस आधार पर इन सभी शब्दों के द्विअर्थी होने के कारण इस पद का दो अर्थ निकलते हैं। अब हम अलंकारों में देखेंगे तो इसमें सर्वप्रथम तो कवि ने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का चमत्कारिक वर्णन किया है और इसमें श्लेष अलंकार है। दूसरे में आप कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। इसके अलावा महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके अलावा तरनी तरे में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीन तरवर में भी छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है, और पूरा छंद जो है इसमें कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला श्लेष वर्णन के अंतर्गत सेनापति का कवित्व। राखती ने दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही वसती है। जोहे पद मन को हरस उपजावती है, तजे को मन रसे जो छंद सरस्वती है। अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ ताऊ बिन सती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति, कविता की कविताई बिलसत है। अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि इसमें कवि ने श्लेष के आधार पर इस पद के दो अर्थ, एक तो उदय होते हुए सूर्य और दूसरा सेनापति की कविता या कवित्व के पक्ष में किया है। तो देखिए पहले हम कवित्व के पक्ष में इसका अर्थ देखते हैं। राखती ने दो से पोसे पिंगल के लक्षण को कवि सेनापति कहते हैं कि मेरे कवित्व या मेरी कविता जो है वो राखती ने दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं रखती है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है, पूर्णतया दोष रहित है। पोसे पिंगल के लक्षण को, पिंगल यानी छंद शास्त्र, और छंद शास्त्र के लक्षणों का पोषण करती है या उसका निर्वाह करती है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही वसती है। बुद्ध यानी विद्वान और कवि यानी कवि, और जो विद्वानों और कवियों के कंठ के निकट निवास करती है, अर्थात विद्वान और कवियों को मेरी कविता जो है वो कंठस्थ रहती है। जो ये पद मन को हरस उपजावती है, और कविता के पद को पढ़ने पर मन में अत्यधिक हर्ष उत्पन्न होता है। तजे को मन रसे जो छंद सरस्वती है, और मेरी कविता के छंद इतने सरस हैं कि इनसे मन को जो रस या मन को जो आनंद प्राप्त होता है उसे भला तजे को कौन छोड़ना चाहेगा। अर्थात मनुष्य मेरी कविता के सरस छंदों को पढ़कर मन में ही उसका रसास्वादन करना चाहते हैं।
अक्षर है विशद करति उसे आप सम। और मेरी कविता में प्रयुक्त अक्षर जो है वो अत्यधिक व्यापक हैं। करति उसे आप सम, और वह स्वतः ही अपनी भावाभिव्यक्ति करते रहते हैं। जाते जगत की जड़ ताऊ बिन सती है, जिसके कारण इस संसार में जड़ता या मूर्खता नष्ट हो जाती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति कविता की कविताई बिलसत है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता जो है वह उदय होते हुए सूर्य के सौंदर्य के समान सुशोभित होती है। अब इसका दूसरा अर्थ हम सूर्य के पक्ष में देखते हैं। तो देखिए, राखती ने दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, राखती ने दोषे मतलब सूर्य के पक्ष में कि वह अंधकार के दोष को नहीं रखती है, अर्थात वह रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देती है। पोसे पिंगल के लक्षण को, और प्रातःकालीन, पिंगल मतलब पीला प्रकाश, वो प्रातःकालीन सूर्य के पीले प्रकाश को परिपुष्ट करती हुई प्रकट होती है। बुध कवि के जो उपकंठ ही वसती है, और जो बुध और शुक्र ग्रह के निकट निवास करती है, या जिसके निकट बुध एवं शुक्र ग्रह रहते हैं। जो ये पद मन को हर्ष उपजावती है, और जिसकी तरफ देखने से मन में हर्ष उत्पन्न होता है। तजे को मन रसे जो छंद सरस्वती है, और सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें जो है वो अत्यधिक सरसित करती है वनस्पतियों को। ऐसे में उस वनस्पतियों से प्राप्त आनंद को भला कौन छोड़ना चाहेगा। अक्षर है विशद करति उसे आप सम। अक्षर यानी किरणें, सूर्य की किरणें अत्यंत व्यापक विस्तृत है। करति उसे आप सम, और यह प्रातःकालीन उषा के समय स्वतः ही, या प्रातःकाल को ये स्वतः ही प्रकाशित कर देती है। जाति जगत की जड़ ताऊ बिनसती है, और सूर्य की इन विशद या व्यापक किरणों से संसार की जड़ता या अचेतनता नष्ट हो जाती है। कवि कहते हैं कि यह उदय होते हुए सूर्य की सेना मानो मेरी कविता के समान सुशोभित होती है। इस प्रकार से इसमें दोनों अर्थ हमने देखे। अलंकारों में पुनः श्लेष अलंकार है, छंद में कवित्व छंद है, और कवि ने कविता और सविता यानी सूर्य का चमत्कारिक वर्णन किया है। अब एक बार हम पुनः इस पद में आए शब्दों के द्विअर्थियों का अध्ययन कर लेते हैं। राखती ने दोष, राखती मतलब न दोष, मतलब दोष से रहित है, और न दोष से मतलब अंधकार के दोष को नहीं रखती। पिंगल यानी छंद शास्त्र, और पिंगल यानी सूर्य का, प्रातःकालीन सूर्य का पीला प्रकाश। बुद्ध कवि, बुद्ध यानी विद्वान और कवि यानी कवि, और यहाँ पर बुद्ध यानी बुध और शुक्र ग्रह। इसी प्रकार से छंद यानी कविता के छंद, सरसित मतलब सरस, कविता के छंद सरस हैं, और सरसित मतलब जो वनस्पतियां हैं वो इस सूर्य की किरणों से अत्यधिक सरसित होती है, और उससे प्राप्त आनंद को भला कौन छोड़ेगा। अक्षर के भी दो अर्थ हैं। अक्षर यानी कविता के संदर्भ में अक्षर, और सूर्य के संदर्भ में किरणें। जड़ताओं यानी मूर्खता कविता के संदर्भ में, और जड़ताओं मतलब अचेतनता। और इस प्रकार से हम देखें कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार इसमें जाते जगत की जड़ ताऊ बिनसती है में च वर्ण की कई बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, और जहाँ पर जैसे पोसे पिंगल में 2 बार आने के कारण छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब श्लेष वर्णन शीर्षक के बाद अब हम पढ़ते हैं सेनापति का श्रृंगार वर्णन शीर्षक के अंतर्गत यह पद। तो देखिए, सोहे संग आली रही रति हूँ के उर्साली, जोबन गरूर चाल चलती दुरद की, कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की।
छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर धुरी नागरी अमर मुरी मदन दर्द की मुख मृग लंचन सो कटी मृग राज किसी मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मद की। श्रृंगार वर्णन शीर्षक के अंतर्गत इस कवित्त में कवि सेनापति ने नायिका के शारीरिक सौंदर्य और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं, सोहे संग आली, ऐसी अनुपम सौंदर्य से युक्त नायिका अपनी सखियों के मध्य सुशोभित होती है। रही रति हु के उर्साली, उसके इस अद्वितीय सौंदर्य को देखकर कामदेव की पत्नी रति के हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगती है। साली यानी पीड़ा। यौवन गरुड़ चाल चलती दुरद की, और वह यौवन के मद में चूर मदमस्त हाथी के समान मंद मंद मंथर मंथर चाल से चलती है। कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, और वह नायिका जब मुस्कुराकर कोई बात कहती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उस मुस्कुराने में मानो फूल झड़ते हुए प्रतीत होते हैं। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, और वह नायिका इस प्रकार से प्रफुल्लित और प्रसन्न रहती है कि उसे देखकर लगता है मानो कि शरदकालीन चांदनी सर्वत्र बिखरी हुई हो। छाई रही भरपूरी पहिरे कपूर धुरी, और वह अपनी सखियों के मध्य भरपूरी मतलब पूर्णतया सुशोभित होती है। अर्थात कहने का प्राय है कि सखियों के मध्य उसका सौंदर्य अनुपम है। पहिरे कपूर धुरी, और उसने अपने शरीर को कपूर की सुगंधि से उसने अपने शरीर पर कपूर की सुगंधि का लेप किया हुआ है। नागरी अमर मुरी मदन दर्द की, और यह चतुर स्त्री या नायिका ऐसी प्रतीत होती है मानो काम से उत्पन्न कष्ट या पीड़ा को दूर करने के लिए अमर कर देने वाली कोई जड़ी बूटी हो। अमर यानी अमर कर देने वाली, मुरी यानी जड़ी बूटी। मदन दर्द मतलब काम से उत्पन्न पीड़ा को दूर कर देने वाली, काम से उत्पन्न पीड़ा को नष्ट कर देने वाली और अमर कर देने वाली कोई जड़ी बूटी हो। और आगे शरीर के अंग प्रत्यंग के सौंदर्यकरण करते कवि कहते हैं, मुख मृग लंचन सो, कि नायिका का मुख मृग लंचन यानी चंद्रमा के समान सुंदर है। कटी मृग राज किसी, और कमर जो है उनकी सिंह के समान पतली है। मृग के से दृग, और उनके नेत्र हिरण के समान मासूम और विशाल है। भाल बेंदी मृग मद की, और उन्होंने अपने मस्तक पर मृग मद यानी कस्तूरी की बिंदी लगाई हुई है। और इस प्रकार से नायिका का जो है सौंदर्य है वो अद्वितीय है, अनुपम है। अलंकारों में हम देखते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षानुकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार में देखिए, प्रथम पंक्ति में सोहे संग चाल चलती, स और च वर्ण दो बार आने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात तीसरी और चौथी पंक्ति में मानो शब्द का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में आपका मुख मृग लंचन सो, मुख की तुलना चंद्रमा से, कमर की तुलना सिंह से, मृग की नेत्र की मृग से और करने के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और संपूर्ण कवित्त में हम देखते हैं कि कवित्त छंद का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।